हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि यूपी पीसीएस के एग्जाम को देखते हुए हमने क्विक रिवीजन का क्लासेस स्टार्ट की है और हमारा फरवरी और मार्च मंथ का टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। अप्रैल और मई मंथ का हमारा धीरे धीरे आपके जो भी टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और हमारी कोशिश है कि हम आपका क्विक रिवीजन करा सकें सारी चीज़ों का, ताकि आपको अपने एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आसानी हो। साथ ही साथ हमारी मैगजीन्स हैं और फटाफट सीरीज़ है उसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसको पढ़ के आप इजीली सारी चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म को भर के और आप इन मैगजीन को ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो को ज्वाइन करिए और यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मार्च का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का है और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इकोनॉमिक्स में जो घटनाएं हुई हैं। तो इसमें जैसे कि इंडिया की लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश हुई है कॉटन इंडस्ट्री को लेके। फिर पटना आरा सासाराम कॉरिडोर बना है। मल्टी लेन नेशनल हाईवेज का एक्सपेंशन। फिर इंडिया का कॉमर्स ग्रोथ में क्यों स्लो डाउन हुआ है। सहकर कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज का लॉन्च हुआ है। डीएक्स एज इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। फिर बायो इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ क्या है। भीम 3.0 का लॉन्च हुआ है एनपीसीआई के द्वारा। फिर क्या क्या टारगेट्स हैं इंडिया के नेट जीरो इमिशन से लेके। फिर जीआई टैग से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। फिर ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, इनसे रिलेटेड आर्टिकल हैं। गोकुल मिशन है भारत का राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसको रिवाइज किया गया। जो भी मार्च मंथ में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फरवरी मंथ की अगर हम बात करें तो गोल्ड लोन में काफी बढ़ोतरी हुई है और अगर हम गोल्ड लोन की बात करें तो 71.3% का जंप हुआ है जो आरबीआई के द्वारा बताया गया है फरवरी मंथ में 2025 में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इसने 1 लाख करोड़ रुपए का जो मार्जिन है उसको एक्सीड कर लिया है। गोल्ड लोन की अगर हम बात करें तो ये जो है वो सिक्योर्ड होते हैं बाय गोल्ड ज्वेलर्स और अदर गोल्ड एसेट्स। और इसको जो है वो किसी इकोनॉमिक अगर आपकी कोई क्राइसिस है तो आप अपना गोल्ड को लेके प्राप्त कर सकते हैं पैसा। तो अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो गोल्ड लोन्स का प्रोसेस है वो काफी बढ़ गया है भारत में। इंडियन इकोनॉमी की बात कही गई है कि जो ग्रोथ रेट है वो 6.6 से लेके 6.5 के परसेंट के बीच में है और 2027 तक उम्मीद की जा रही है कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसके हो ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि जो डेमोग्राफी है वो उसमें यंग लोगों की संख्या ज्यादा है। साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन भी काफी बढ़ा है और भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि मेकिंग इंडिया प्रोसेस के तहत जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही साथ बैंक्रप्सी कोड और इंसॉल्वेंसी में भी रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है उसको और बेहतर बनाया जा सके। फिर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 3,712 करोड़ का पटना आरा सासाराम कॉरिडोर और ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे बेस्ड है जिसका इंट्रोडक्शन हुआ था 2016 में। और इसके तहत जो हाईवे है उनका जो कंस्ट्रक्शन है उसको बढ़ाया गया है ताकि और डेवलपमेंट हो सके और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, कंजेशन कम हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो अब जैसे हाइब्रिड एन्युटी मोड है ये एक पब्लिक पार्ट प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है जिसके तहत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है। अब दो टर्म्स हैं जैसे कि ग्रीन फील्ड कॉरिडोर्स क्या होते हैं, ब्राउन फील्ड क्या होते हैं। ऐसी जगहों पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक पूरे नए एरिया को डेवलप किया जाता है जो पहले से डेवलप थोड़ा भी नहीं होता है उसको ग्रीन फील्ड कॉरिडोर्स कहे जाते हैं। और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे पहले से एक स्पेसिफिक एरिया रहता है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है, उसको और रिन्यू किया जाता है, उसकी क्षमताओं को और बढ़ाया जाता है। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। फिर भारत की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर बन चुका है और इसने श्रीलंका को पीछे छोड़ा है और ये 10 साल का इनका हाईएस्ट जो है वो एक्सपोर्ट पे पहुंच गए हैं। और जो भारत का टी एक्सपोर्ट है लगभग 10% के लगभग वो
बढ़ा है। इंडिया में टी बोर्ड है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है रेगुलेट करने में और प्रमोट करने में इंडियन टी इंडस्ट्री को। और भारत में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे चाय का प्रोडक्शन होता है और कोशिश जारी है इंडिया की कि और भी एरियाज को इसमें इंक्लूड किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि अगर हम टी इंडस्ट्री की बात करें तो एक मेजर एम्प्लॉयर है ये, स्पेशली रूरल एरियाज में, और इससे जो है वो नेशनल इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलता है। फिर पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डेवलप किया जाएगा। इसको यहाँ पे लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन भी बनाया जाएगा और इसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये जो एरिया है ये श्री आनंदपुर साहिब में है, जो कि रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये एक होली सिटी है सिखिज्म का, और यहाँ पे काफी मात्रा में टूरिस्ट हर साल जाते हैं। फिर नीति आयोग का एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, DXH। ये MSME के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, और इसके थ्रू जो आपके MSME है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, इनका एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम किया जाएगा, साथ ही साथ इनका रेवेन्यू जनरेशन का भी इनको बढ़ाया जाएगा ताकि ग्लोबली ये कॉम्पीट कर सकें। MSMEs की बात करें तो ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी जो है वाइटल होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये सिग्निफिकेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी, और साथ ही साथ जो ओवरऑल जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में भी। तो ये एज जो इनिशिएटिव है इसको आप याद रखिएगा। फिर मार्च में भारत सरकार के द्वारा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 इसको पास कर दिया गया दोनों सदनों के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, और इसके तहत काफी सारे चेंजिंग किए गए हैं बैंक एक्ट में। और इनका उद्देश्य है, जो भी चेंजेस किए गए हैं, कि जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनको कम किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया दिया जाए, साथ ही साथ नॉमिनी ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट, इन सब पे भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। RBI की अगर हम बात कर लें तो RBI की स्थापना 1934 एक्ट के तहत हुई थी, और ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये जो बैंकिंग कंपनीज है इंडिया में उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो जैसे जन धन अकाउंट क्या है, इसके तहत जो है वो पूरा जो कंट्री है इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का काम किया गया है, ताकि जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो कस्टमर्स को दिए जा सके, और इसके लिए कई सारे जन धन अकाउंट खोले गए हैं। NPS की बात कर लें तो NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये जो कि इस तरह के लोन होते हैं जिनका जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ओवरड्यू हो जाता है 90 दिनों से ज्यादा, और रिकवरी बैंक्स नहीं कर पाते हैं। तो इन सारे जो इस बिल के तहत जो है वो कई सारे चेंजेस किए गए हैं। फिर सुनील कक्कर को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर एट मारुति सुजुकी। तो ये पहले होम ग्रोन इंडियन एम्प्लॉय बन गए हैं जो कि डायरेक्टर बने हैं मारुति सुजुकी कंपनी के। मारुति सुजुकी की बात करें तो ये 1981 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये भारत का लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। इसका मार्केट शेयर काफी बड़ा है। फिर भीम ऐप का 3.0 वर्जन लॉन्च किया गया है, NPCI, जो कि है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करता है रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में। भीम ऐप की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, और इसके तहत जो भारत है उसको कैशलेस इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है डिमोनेटाइजेशन के बाद से, और इसके तहत UPI के थ्रू जो है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन को करने की बात कही गई है। तो ये जो भीम 3.0 है इसमें और भी एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें बिल स्प्लिटिंग का फीचर है, साथ ही साथ फैमिली का कितना खर्चा हो रहा है उसको ट्रैक किया जा सकेगा। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। फिर तमिलनाडु ने अपना इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया है, और ये इनका पहला इकोनॉमिक सर्वे है जिसमें कि
कैसे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट्स हैं इनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ क्या-क्या सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उनको देखने का काम उसमें किया जा रहा है। तो ये जो है वो उनका तमिलनाडु की तरफ से पहला सर्वे रिलीज किया गया है। और भारत का उद्देश्य है 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का। साथ ही इसमें तमिलनाडु का फोकस है कि ये भी 1 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी जो है वो बनेंगे अपने आप को, और जो अर्थ की है अपनी उसको और बढ़ाएंगे। फिर यूनियन कैबिनेट के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसका रिवीजन का काम किया गया है, और इसके लिए धन दिया गया है ताकि जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसको बूस्ट मिल सके। इसमें कई सारी न्यू इनिशिएटिव्स को ऐड किया गया है, अब जैसे कि हीफर रियरिंग है और हाई जेनेटिक मेरिट लाइफ स्टॉक है। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करें तो इसको 2014 में लॉन्च किया गया था ताकि जो इंडिजिनस कैटल ब्रीड है उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, और साइंटिफिक ब्रीडिंग किया जा सके, कंजर्वेशन किया जा सके। इसका फोकस है कि भारत का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ जो जेनेटिक मेकअप है कैटल का उसको भी इम्प्रूव करना। भारत का डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा है। हीफर रियरिंग सेंटर्स जो है ये फैसिलिटेट करते हैं जिसमें कि जो यंग फीमेल कैटल होते हैं उसको रेज किया जाता है जब तक कि वो मिल्क प्रोडक्शन करने के योग्य नहीं हो जाते हैं। और हाई जेनेटिक मेरिट लाइफ स्टॉक, ऐसे लाइफ स्टॉक जिनको कि सिलेक्ट किया जाता है ब्रीडिंग के लिए, इनका सुपीरियर जेनेटिक ट्रेड जो है जिनमें होते हैं ताकि जो प्रोडक्टिविटी है और जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। फिर दो पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, केनी और टोंका पोर्ट, ये कर्नाटका में डेवलप किया जा रहा है एसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा। और टोंका विलेज है वहां पे, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेके और इसके जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेंगे उसको लेके इसका वहां पे विरोध हो रहा है। तो ये जाने रही कि ये कहाँ पे बन रहा है। ये केनी पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये एक प्रपोज्ड ऑल वेदर मल्टी कार्गो डीप वाटर कमर्शियल पोर्ट है जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बन रहा है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसका निर्माण हो रहा है। फिर ड्यून एक्सप्रेस है जो कि अमेरिका का लॉन्गेस्ट कन्वेयर बेल्ट है, और इसे एटलस एनर्जी सॉल्यूशंस के द्वारा बिल्ड किया गया है। ये 42 माइल कन्वेयर बेल्ट है, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा सैंड को हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के लिए। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को हाई प्रेशर पे इंजेक्ट किया जाता है जिसके तहत फिर ऑयल और गैस का जो है वो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जो रॉक वगैरह होती हैं उसमें। तो ये ड्यून एक्सप्रेस अगर आए तो ये आप याद रखिएगा कि यूएस का है, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा सैंड को टेक्सास और न्यू मैक्सिको में। फिर कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा काला बुरागी रोटी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, ये आप नाम याद रखिएगा। और इसके तहत जो सरकार है वो मिलेट बेस्ड रोटीज को प्रमोट करने का काम कर रही है। मिलेट की अगर हम बात करें तो ज्वार, बाजरा, ज्वार एक टाइप का मिलेट होता है जिसको सोरगम कहा जाता है। बाजरा को पर मिलेट कहते हैं, और ये भी इन एरियाज में काफी पाया जाता है। इसका जो न्यूट्रिएंट जो है वो काफी ज्यादा होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू। और ये सूखे ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कम पानी में भी ये हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2.6 इनका जो है वो टारगेट है कि हर ड्रॉप से हम ज्यादा क्रॉप उत्पन्न कर सके, मतलब कम पानी खर्च करके ज्यादा क्रॉप को जो है वो बनाया जा सके। और मिलेट फूड की जो है वो बढ़ावा देने की बात कही जा रही है क्योंकि ये हेल्थ वाइज भी काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं। और ये जो काला बुरोगी रोटी है इससे जो लोकल महिलाएं हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ जो मिलेट बेस्ड फूड फूड है उनका भी रिवाइवल होगा। फिर एक कॉन्सेप्ट है माइसीलियम ब्रिक्स, और इनका जो है माइसीलियम ब्रिक की ये बात करें तो ये फंगल फिलामेंट से बनते हैं, और ये एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है जो क्ले मिट्टी के जो ब्रिक्स बनते हैं, ईंट बनती है, उनके कंपैरिजन में ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, फायर रेजिस्टेंस होते हैं, और इनका अ, कई सारे जैसे मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है,
इनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है उसको भी कम किया जा सके, क्योंकि ट्रेडिशनल जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कंक्रीट और ये, इनमें जो है वो ज़्यादा गैसेस का उत्सर्जन होता है। तो माइसीलियम ब्रिक आप याद रखिएगा, जो कि फंगस के माइसीलिया से बनता है, और इनको यूज किया जा रहा है ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको और कम किया जा सके। फिर इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर ट्रेनर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये शक्ति ग्रुप और डायमंड एयरक्राफ्ट के बीच हुआ है, और इसके तहत ये DA-40 NG प्लेन्स बनाएंगे हिसार, हरियाणा में। और तो ये पहला प्राइवेट सेक्टर है, तो इसको आप याद रखिएगा। बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि आपका रूपर में बन रहा है, और ये इसका बनने का काम शुरू हुआ था 2017 में, शेख हसीना गवर्नमेंट के टाइम पे, और इसमें करप्शन के चार्जेस लगे थे। रशियन हेल्प से इसको बनाया जा रहा है, तो ये आप बस नाम याद रखिएगा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का कि कहाँ पे बन रहा है, कौन सी कंट्री में है। फिर मसालों के से रिलेटेड न्यूज़ है स्पाइस प्रोडक्शन का, कि भारत जो है वो डोमिनेट करता है स्पाइस प्रोडक्शन में, और एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा जो है वो होता है मसालों का। और भारत का उद्देश्य है कि 2010 तक जो है वो $10 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है हम कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा जो स्पाइस प्रोडक्ट्स हैं उनको और बढ़ावा दिया जाए। ये काफी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, और चाइना और यूएस भी इस क्षेत्र में जो है वो काफी आगे आ चुकी हैं। भारत की पूरी कोशिश है कि हम जो है वो अपना ज्यादा से ज्यादा जो मसाले हैं उनको डेवलप करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। मध्य प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया के कॉटन कैपिटल के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का, साथ ही साथ टेक्सटाइल का भी सप्लाई होता है, और ये मलबरी सिल्क और चंदेरी साड़ीज के लिए जाने जाते हैं। फिर टाटा PSME MC सेमीकंडक्टर, ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान का PSMC है, ये दोनों मिल के जो है वो भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बना रहे हैं धोलेरा गुजरात में, और ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का पार्ट है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो सके। और अभी फिलहाल अगर आज की बात करें, करेंटली 6 यूनिट जो है वो बन गई है, और अभी रिसेंटली नोएडा में भी जो है वो सेमीकंडक्टर बनने के लिए जो है वो इंडस्ट्री का लॉन्च हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा कि पहला जो है वो कहाँ पे बना है। फिर इंडिया ने 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का ब्लॉक सिक्योर किया है जाम्बिया में, और इसके तहत जो है वो कोबाल्ट और कॉपर का जो है वो प्रोडक्शन किया जाएगा, और ताकि जो भारत की जो नीड है उनको फुलफिल किया जा सके। और अगर ओवर और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स का डिमांड जो है वो काफी बढ़ रहा है, क्योंकि ये काफी यूजफुल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स को बनाने में। अफ्रीका की बात करें तो जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये मेजर ग्लोबल कॉपर प्रोड्यूसर हैं, और चाइना का डोमिनेंस है यहाँ पे। चाइना ने बहुत सारे यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उसको एक्वायर कर रखा है। तो भारत भी इसी में एक स्ट्रेटेजिक मूव है अपनी डिपेंडेंसी को इंपोर्ट पे कम करने का, और जो लॉन्ग टर्म जो सप्लाई चेन है उसको बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस ब्लॉक को इंडिया की तरफ से लिया गया है। तो सेबी ने लॉन्च किया है बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल, और ये एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसके तहत जो है वो ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये आप ये याद रखिएगा कि क्या है बॉन्ड सेंट्रल, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर इंडिया ने एक्सपोर्ट के क्षेत्र में GI टैग जैगरी और एथूरियम फ्लावर्स, इनका जो है वो एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है। मुजफ्फरनगर से बांग्लादेश जाएगा आपका GI टैग जैगरी, और एंथोरियम फ्लावर जो है वो इनको मिजोरम से सिंगापुर भेजा जाएगा। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जिसके तहत एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया भी जा रहा है। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, जो कि अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, स्पेशली शुगर केन और जैगरी के लिए। और बांग्लादेश एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर है।
मिजोरम की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है जो कि अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कई तरह के फ्लोरा और फाना फौना पाए जाते हैं। और सिंगापुर एक ग्लोबल हेड हब है जहाँ पे ट्रेड किया जाता है। तो ये दोनों ही जगह जो है वो इनका एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिर भारत ने अचीव किया है 1 बिलियन टन का कोल प्रोडक्शन का टारगेट। और प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना किया और बताया कि जो कोल का प्रोडक्शन है वो बढ़ा है और एनर्जी और सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखिए तो इसमें आपको कोल के से रिलेटेड भी काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कोल और ये आया भी है कई बार कि कोल एक कंबस्टर ब्लैक और ब्राउन कलर का सेडिमेंट्री रॉक होता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा जाता है क्योंकि इनके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। और जिनका जो प्रोडक्शन होता है वो काफी कठिन होता है। इनको जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोल को अर्थ से। और इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और बाकी अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको जो है वो डेवलप किया जा रहा है, सोलर सिटीज में डेवलप किया जा रहा है क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। और सरकार का एम है कि 22,000 मेगावाट तक का जो क्लीन एनर्जी है उसको जनरेट किया जा सके। अयोध्या की बात करें तो ये पहला सोलर सिटी बन चुका है। और इसमें लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा जो भारत है वो इसका जो टारगेट है 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन टारगेट है इसको अचीव किया जा सके। नेट जीरो एमिशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि बैलेंस अचीव करना। जितना ग्रीन हाउस प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम एटमॉस्फेयर से रिमूव भी कर सकें। और ये काफी जरूरी है हमारा ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए कि हम क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें। फिर इंडिया ने लॉन्च किया है ट्रायल ऑफ हाइड्रोजन पावर ट्रक्स का। और उद्देश्य है कि जो एमिशंस है उनको कम किया जा सके और एनर्जी इंडिपेंडेंस हो सके। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये एक भारत का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसके तहत जो कंट्री है इसको डेवलप किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी में। तो इसी के तहत ये इन हाइड्रोजन पावर ट्रक्स का जो है वो ट्रायल स्टार्ट किया गया है। तो ये इकोनॉमिक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हमने आपको कराया है। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इन वीडियोस को देख सकें।